अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, बजट जूं तयारियूं थियनि पियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट तयारु करे पई। अवाम खे इन बजट में छा मिलंदो? पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में जंग जेका हाणे ताज़ी लॻी, इन खां पोइ यकीनन इहो चयो पियो वञे त दिफ़ा ते बि फोकस वधीक कयो वेंदो, त आम आदमी ऐं जेको तनख़्वाहदार तबिको आहे उन खे छा मिलंदो, टैक्सनि जो बोझ जेको आहे उहो केतिरो घटिबो, ज़राअत ते हुकूमत केतिरो फोकस कंदी, इन सॼी सूरत हाल ते पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे माशी माहिर आहिनि ऐं जियो न्यूज़ सां वाबस्ता आहिनि ऐं इकानमी जेका आहे उहा वॾे अरसे खां कवर कनि पिया। मोहतरम अशरफ मलखम साहब, वेलकम कयूं था अशरफ मलखम साहब के। मलखम साहब, पहले तो ये बताएं कि वफाकी हुकूमत, लोग तो समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत, वफाक का बजट है, वफाकी हुकूमत तैयार कर रही होगी, वजारत ख़जाना तैयार कर रही होगी। IMF को हम देख रहे हैं तो अभी जो पैकेज दिया है ज़ाहिर है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई IMF तैयार कर रहा है, तो बजट तैयार कहाँ हो रहा है, ये बताएं। जी सोलंकी साहब, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। असूली तौर पर, रवायती तौर पर बजट वजारत ख़जाना तैयार करती रही है, लेकिन इस वक्त दिन रात बजट बनाने पे काम हो रहा है। दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है। वजारत ख़जाना उसमें शामिल ज़रूर है, उसका रोल कोई नहीं है। अब आप हैरान होंगे कि रोल क्यों नहीं है। रोल इसलिए नहीं है कि सारा दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स होती हैं। जितना फाइनेंस मिनिस्ट्री के एहलकार हैं, वज़रा हैं, फाइनेंस से रिलेटेड इकनॉमिक अफेयर के जो एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर हैं, वो अहद चीमा साहब रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं, वो बड़े हाई प्रोफाइल हैं, प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। वो समझते हैं कि जैसे सारे ब्यूरोक्रेट समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लिहाजा वो सब कुछ ही कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट एक फाइनेंस मिनिस्टर है, बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भी सारा कुछ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी सारा कुछ कर रहे हैं। जो बंदा सारा कुछ कर रहा हो ना, वो कुछ नहीं कर रहा होता। ये बड़ा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हरफन मौला वाला काम है। हरफन मौला, हाँ ठीक है। और उसमें चेयरमैन FBR है। जब वो अपॉइंट हुए, शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि वज़ीर ख़जाना ने उनका इंटरव्यू नहीं किया, तो ऊपर से आ गए थे। वो सीना चौड़ा करके बैठते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से नीचे टिकते नहीं है। वो कहते हैं मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं सारा FBR ठीक कर दूँगा। पहले उन्होंने पावर सेक्टर को ठीक कर दिया। मैं आपसे नाजरीन पे जो सवाल छोड़ता हूँ, क्या हमारा पावर सेक्टर ठीक हो गया? नहीं हुआ। अब FBR को ठीक करने आए हुए। पहला तो थोड़ा सा सवाल से मैं हट जाऊँगा। अभी तक जो FBR की अहम जिम्मेदारी होती है टैक्स वसूली, उसमें 700 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है 10 महीने के अदाद शुमार के मुताबिक। ये बड़ी नाकामी है। अब बजट कौन बना रहा है, कहाँ बना रहा है, दिन रात कैसे बन रहा है? सारा दिन प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग लेते हैं, आ जाओ भी सारे आ गए, मीटिंग होती है, सारा सारा दिन चलती है। वो चीज़ तैयार करते हैं, रात को IMF से मीटिंग होती है। दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब बजट बनाते हैं, रात को IMF बजट बनाते हैं। IMF के साथ आपने अपने हाथ बांधे हुए हैं, अपने अहदाफ दिए हुए हैं, लिख के दिया हुआ है इतना टारगेट होगा, इतने टैक्सेस होंगे, कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होगी, एग्रीकल्चर टैक्स होगा, ये होगा, वो होगा। सब कुछ हम IMF को लिख के दे चुके हैं। साथ ये भी लिख के दे चुके हैं कि जो बजट होगा अगले साल का, जो भी बन रहा है, 10 जून को आएगा बजट, IMF की मशावरत से होगा। मशावरत का मतलब है IMF की मर्ज़ी से होगा। अब हुकूमत की, ये हुकूमत बड़ी स्मार्ट हुकूमत है। ख़बर रोज़ आती है, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है, सनती शोबे को रिलीफ देना है, रियल एस्टेट को रिलीफ देना है, दे नहीं पाएंगे। अभी आपने जिक्र किया कि टैक्स का शॉर्टफॉल जो बता रहे हैं कि 700 अरब रुपए तकरीबन, इससे ज़्यादा है, कम नहीं, राउंड अबाउट चलें। तो ज़राअत के कुछ दिन पहले जो अदाद शुमार पेश किए गए थे कि अहदाफ क्या थे और हासिलात क्या हुई है, उसमें भी तो तमाम के तमाम ज़रई शोबे के जितने भी एटम्स बताए गए थे, तो उनके अहदाफ अचीव नहीं कर पाई हुकूमत। ठीक है। तो अब नए जो अहदाफ रख रही है, तो पिछले साल से भी बढ़ा चढ़ा के रख रही है। 1300 अरब फ़र्ज़ करें टैक्स का, जो पेट्रोलियम का जो रखा था, जी, टैक्स कलेक्शन जो थी, हाँ कलेक्शन, तो अब उसको 1400 कर रहे हैं।
तो कैसे, मतलब अब आप पहले जो पिछले साल रखे थे अहदाफ वो मुकम्मल नहीं किए, वो अचीव नहीं किए, तो अब अगले साल के लिए ज़्यादा कैसे रख रहे हैं? जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। आईएमएफ को तो हमने कमिटमेंट की है कि हम इतना टैक्स रखेंगे। इस वक्त जो आईएमएफ का टारगेट आ रहा है वो शायद 14.2 ट्रिलियन अरब रुपए का आ रहा है, 14.2 ट्रिलियन अरब रुपए का आ रहा है। रखना पड़ेगा, वो पूरा करना पड़ेगा। पूरा हो ना हो, पिछले साल 13 पॉइंट कुछ था, 13.1 था शायद, वो पूरा नहीं हो सका। फिर आईएमएफ से हमने कहा यार ये पूरा नहीं होता, इसको कुछ कम कर दो। 5-5.5 अरब 600 अरब तक तकरीबन वो कम हो गया। सॉरी, वो 1300 नहीं 13,000 अरब 13,000 था जी टैक्स कलेक्शन। जी जी, ट्रिलियन का है जी। तो वो भी पूरा नहीं हुआ, उसमें कोई 800 का शॉर्टफॉल है। आइंदा साल अब कहाँ से टैक्सेशन करेंगे? अब जो दबाव है आईएमएफ का, जो पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है कि अगले साल हमने टैक्स, पाकिस्तान की दो तरह की इनकम होती है, एक टैक्सों से आती है, एक नॉन टैक्स होती है। नॉन टैक्स का मतलब वो पैसे जो एफबीआर इकट्ठे नहीं करता। हमने 2000 अरब रुपए तक उसको लेके जाना है। तो कहाँ से लेके आएंगे? 2 ट्रिलियन लेके करना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। उसके लिए करेंगे क्या? कहाँ से आएंगे टैक्सेशन? एक तरफ रायतें देनी है, दूसरा टैक्स बढ़ाना है, हुकूमत कैसे बढ़ाएगी? उसमें यकीनन नए टैक्सेस आयद होंगे। अभी इनका जो एफबीआर की टीम है, उनका जो कहना है कि हम इन्फोर्समेंट करेंगे। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। एक बड़ी बात वो कर रहे हैं कि हम जो पीओएस है, पॉइंट्स ऑफ सेल का सिस्टम लगा हुआ है, इसको हम 5 शहरों में अभी तक इस पर अमल दरामद हो रहा है, इसको हम 5 शहरों से बढ़ा के पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे। अगर वो फैला लें तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम जो एक्सपोर्ट्स होती हैं या इंपोर्ट्स होती हैं, उसमें कीमत कम बताई जाती है, होती एक्चुअली ज़्यादा है। जो डिक्लेरेशन एफबीआर के पास आता है वो कम बताते हैं, लिहाजा कम टैक्स देते हैं। उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसमें वो कह रहे हैं हम टैक्स बैंक से लेंगे, जहाँ जाके आप जिससे आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसको पेमेंट करते हैं, जितनी पेमेंट होगी उसके मुताबिक टैक्स लेंगे। उसमें से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको बड़ा अच्छी एक अमाउंट मिल जाए टैक्सेशन की जी। तो इस तरह की सूरत हाल में उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना टैक्स इकट्ठा कर पाएंगे। इंडस्ट्री में जान नहीं है, आपकी मार्केट में जान नहीं है, ट्रेडिंग आपकी नहीं हो रही, इकॉनमी आपकी बैठी हुई है। जो ज़्यादा टैक्स इस वक्त जो इकट्ठा हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो तनख्वाहदार तबका दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है उनको टैक्स कटने की। तनख्वाहदार तबका, एक्सपोर्टर्स ये ज़्यादा दे रहे हैं। ताजिर कितना दे रहा है? ताजिर दे रहा है? ताजरों का मजमूई टैक्स तो शायद थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई, ताजर 2 स्कीम बनाई थी, उसमें सिर्फ 50 लाख टैक्स आया, जो एक शर्म की बात है। अब किसी भी दुकानदार को देख लें, किसी भी तनख्वाहदार से उसकी इनकम ज़्यादा है, लेकिन वो टैक्स देने को तैयार नहीं। अब क्यों नहीं देता वो टैक्स? ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये आज की स्टोरी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो वो एक को प्रो ट्रेडर समझी जाती है, कहते हैं हमारा जो वोट बैंक है, हमारी कंस्टिट्यूंसी है। जब 2013 में इनकी हुकूमत बनी तो 2014 में, शायद 2015 में ताजरों पे हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे। इसाक डार साहब से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि डार साहब से मिल के आए, सो पावरफुल मिनिस्टर थे वो। उन्होंने ताजरों से टैक्स लगने के बाद हड़ताल जब हुई तो ताजरों से मीटिंग रख ली। शाम 3 बजे क्यू ब्लॉक में मीटिंग का टाइम हुआ, 3 बजे ताजर मिलने नहीं आए। सारे हैरान हुए, ताजर कहाँ गए? पता चला चादर तो शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उनके साथ पंजाब हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। इसाक डार साहब को पैगाम मिला कि आप भी इधर ही आ जाए। वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने नाराज़गी का इजहार किया कि आप इनके साथ क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, हमारा सरमाया है जी, हमारा वोट बैंक है, हमारे वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? वो टैक्स वापस हो गया जी। नून लीग की गवर्नमेंट चली गई, इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब प्राइवेट सेक्टर से शब्बर जैदी को लेके आए। शब्बर जैदी ने बड़ी अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने कहा हर ताजर 1000 टैक्स हर महीने दे दे और बिजली के बिल के साथ वसूल हो जाएगा। एफबीआर का अमला वो टैक्स लेने या नोटिस देने के लिए नहीं आएगा, एफबीआर से कुछ लेना देना नहीं होगा। 1000 रुपये हर महीने एक दुकानदार टैक्स दे दे। ताजरों ने कहा हम तो नहीं देंगे जी, हड़ताल होगी।
पूरे मुल्क में शटर डाउन हो गया। कराची एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस में मीटिंग हो गई, चेयरमैन FBR को ताजरों ने कोर कमांडर कराची की मौजूदगी में फिजिकली मैन हैंडल किया, टैक्स वापस हो गया। उसके बाद वो PDM की गवर्नमेंट आ गई, मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी स्कीम, इसको लगाते हैं, उन्होंने बजट में टैक्स लगा दिया। सुबह मरीम नवाज साहबा का ट्वीट आया कि ये टैक्स वापस होना चाहिए, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। मार्केट में बात फैल गई, ताजरों ने कहा टैक्स शाम को वापस हो रहा है। मैंने एज ए रिपोर्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को फ़ोन किया, मैं कहा सर जी टैक्स वापस कर रहे हैं आप? उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कैसे हो सकता है। शाम को 3 वज़ीरों ने जिन मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने टैक्स वापस कर लिया, वो टैक्स उन पर नहीं लग सका। जब पिछले साल औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना बने इस नई गवर्नमेंट में, नून लीग लेड गवर्नमेंट जिसमें प्लस पार्टी खामोशी से साथ दे रही है, बाकी इत्तेहादी हैं, औरंगज़ेब साहब से जब चिट चैट हुई तो मैंने कहा सर बाकी तो सारा, उन्हें बड़े एम्बिशियस थे, बड़े एग्रेसिव थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करके दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो टाइम नहीं है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। मैं कहा सर अब सारा कुछ करेंगे, आप एग्रीकल्चर पे रेजिस्टेंस मिलेगी, मुश्किल होगा आपके लिए, सिंध ख़ास तौर पर रजिस्ट करेगा। उन्होंने कहा यार करना तो है लेकिन वो करेंगे, और मैं कहा दुकानदार बिल्कुल नहीं देंगे। सर साल गुजर गया, ज़रूरी टैक्स नाफज हो गया, वसूली शुरू नहीं हुई, यकम जून जुलाई से हो जाएगी, शायद हो जाएगी। दुकानदारों ने टैक्स नहीं दिया और औरंगज़ेब साहब कुछ नहीं कर सके, आइंदा भी ये टैक्स नहीं देंगे। जो बड़ा सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता आपका जी, वो टैक्स आपको लेना पड़ेगा। कैसे सर गवर्नमेंट ने करना, तरीका क्या है? गवर्नमेंट ने करना हो तो बड़ा कुछ है, एक बड़ी स्कीम आसान थी बिजली की बिल नहीं, के जिस साथ। तरह अभी आप बता रहे हैं कि उनको इतनी बड़ी सपोर्ट है कि मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, ये तो वो नून लीग को कहते हैं सोचना भाई पड़ेगा, सोलंकी साहब तो नून लीग को सोचना पड़ेगा। हमें ताजर प्यारे हैं, हमारी सियासत प्यारी है, जब मुल्क की इकानमी प्यारी है, ये फैसला नून लीग ने करना है। तनख्वाहदार तबके पे कितना का बोझ डाल देंगे, एक्सपोर्टर पे कितना के लोग, आप भी तनख्वाहदार हैं हमारी तरह, चीखन निकल गई लोगों की, लोग खुदकुशियाँ करने पे आ गए, सफ़ेद पोश तबका मौत की तरफ जा रहा है रोज़ बरोज़, कितना कमा रहेंगे, आखिर बगावत हो जाएगी। ये नून लीग की हुकूमत को, नून लीग की क़यादत को सोचना पड़ेगा कि हमने कब तक इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, कब तक इनसे ब्लैकमेल होना है, इनसे टैक्स लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हुकूमत नाकाम रही है, आइंदा भी रहेगी तो फिर वही अल्टीमेटली तनख्वाहदार तबका आ गया, एक्सपोर्टर्स आ गए, जिनको पहले से टैक्स दे रहे हैं उनका रेट बढ़ा के और इकट्ठे कर लो। आम एक आदमी, दिलचस्प बता दूँ आपको, दिलचस्प बात है, 1992 के बाद अगर आप परसेंटेज टू GDP टैक्स कलेक्शन देखें, रुपए का इजाफा नहीं हुआ। जो टैक्स 1992 में दे रहे थे लोग, इकट्ठा हो रहा था, अब भी वही हो रहा है। नंबर बढ़ गए हैं, इकोनॉमी का साइज़ बड़ा हो गया, आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन परसेंटेज क्या है टैक्स देने वालों के? आप जो तनख्वाहदार के अलावा है, सनतकार के अलावा है, एक्सपोर्टर्स के अलावा है, कोई बंदा टैक्स नेट में नहीं है, वहीं के वहीं खड़ी है, स्टैटिक है। थोड़ा बहुत फ़र्क आया, वो परसेंटेज नहीं बढ़ रही जो बढ़नी चाहिए। दुनिया में आइडली तौर पर वो 14-15% तक है, हम उसको 9.5% से ऊपर नहीं जा रहे, 10% तक गए। इस दफ़ा शायद 11% तक चले जाएं, लेकिन आपको पता किस तरह FBR डंडा चला है। अब डंडा भी चला तो आखिर उन्हीं लोगों पे चला जो पहले से टैक्स नेट में है, नए लोग टैक्स नेट में नहीं आए। न्यू फाइलर्स आते हैं और रिटर्न्स फाइल कर देते हैं, टैक्स ज़ीरो पे करते हैं, कहते लो जी हम रजिस्टर्ड हो गए। ये भी FBR को कह दें इतने लाख नए रजिस्ट्रेशन हो गई, टैक्स देता है कोई नया बंदा? एक एक टेक्निकल मुझे समझाएं। टैक्स फ़र्ज़ करें आम आदमी जो तनख्वाहदार है वो टैक्स फ़र्ज़ करें जो नहीं दे रहा अभी और वो देना चाह रहा है, तो आपने टैक्स रिटर्न जमा कराने का प्रोसेस इतना पेचीदा रखा हुआ है कि मैं ख़ुद चाहूँ तो वो ख़ुद फिल नहीं कर पाता, वो ख़ुद चाहें तो वो नहीं कर सकता, दूसरा कोई वो वकील करना पड़ता है, कोई एक्सपर्ट करना पड़ता है। तो भाई इतना आप पेचीदा बनाएंगे तो लोग तो भागेंगे, लोग कतराते हैं। क्या ख्याल है, ये मैं दुरुस्त नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले इस पे बड़ा सवाल उठता है, टैक्स रिटर्न का फॉर्म सादा बनाया, इस तरह को एक पेज जो बंदा बैठ के फिल कर दे। पिछले साल औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए तो उन्होंने कहा जी हम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आसान कर रहे हैं। जब वो फॉर्म इशू हुआ वो शायद 39 जब 40 सफ़ों का था, पहले से ही मुश्किल हो गया। वज़ीर साहब कुछ कह रहे हैं, जैसे बैंक से कर्जा लेने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ और है। 40 सफ़े का फॉर्म यार,
कौन फिल कर सकता है उसको? बंदा कहता दफ़ा करो, मैंने जाने नहीं है। टैक्स कलेक्शन का और टैक्स पेइंग का इन्वायरमेंट बेहतर करना हो। FBR और टैक्स दहिंदाकान के दरमियान जो इत्तेमाद है वो बिल्कुल नहीं है। टैक्स दहिंदा डरता है FBR के लोगों से, उसको दूर करना होगा उस डर को, वो हम नहीं कर पा रहे। चलें ब्रेक को लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर डिस्कस करते हैं। नादरीन हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन बजट के हवाले से पाण ॻाल्हायूं पिया। अशरफ मलखम साहब इकानमी जा एक्सपर्ट आहिनि, असां सां मौजूद आहिनि स्टूडियो में। मलखम साईं, ये बताएं कि जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि बजट कौन बना रहा है, मैं सोच रहा था इस पे कि पहले भी तो हफीज़ शेख जैसे लोग चार पाँच दफ़ा रहे हैं, तो IMF तो पहले भी ज़ाहिर बजट IMF के वज़रा ही बनाते रहे हैं, कोई पहली मरतबा तो हो नहीं रहा ना ये। इस दफ़ा उनका अमल दखल ज़्यादा ही हो गया। पहले भी रहा, उनका ये नहीं कभी पाकिस्तान IMF के फ्री होकर बजट नहीं बना पाया था, लेकिन इस दफ़ा तो उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा हो गया। वो तो हर छोटी छोटी चीज़ पे डिक्टेट करते हैं, सूबों तक चले गए, सेक्टर्स तक चले गए, फलां से इतना टैक्स, फलां से इतना टैक्स। ये अच्छा, सूबों पे याद आया मुझे कि IMF का ये भी दबाव है कि NFC के तहत जो सूबों को हिस्सा जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, रकम जा रही है, वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा जा रही है, इसको कम करो। ये IMF का प्रेशर है? बिल्कुल सही, IMF का बहुत प्रेशर था, अब भी है, उसके ऑल्टरनेट ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूबों को जा रहा है 57.6 जा रहा है शायद, इतने टोटल जो हमारे वसाइल हैं उनका इतना % उनको चला जाता है। अब हमारे आइन के तहत उसको कम नहीं किया जा सकता। ये हमारा आइन कहता है कि जो सूबों से NFC के तहत मामला तय हो गए उसको पीछे नहीं किया जा सकता, मजबूरी है। अगर करना है तो आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। ये बहुत पक्का इंतज़ाम हुआ है, लेकिन उस पर हुआ क्या, उस पर थोड़ा सा सियासत की तरफ चले जाएंगे जो मैं जाना नहीं चाहता। जब सूबों को इतने पैसे दिए गए उसके साथ बहुत सी शराइत थी, उसके साथ था कि कुछ महकमे सूबों को चले जाएंगे, सूबे ही उन पे खर्च करेंगे अपनी जेब। हेल्थ था, एजुकेशन थी, एग्रीकल्चर था, रोड्स थी, इरिगेशन का महकमा था। अब पैसे तो सूबों ने ले लिए, लेकिन उन पे खर्चा नहीं करते। हेल्थ का इशू आता है, मेडिसन वैक्सीन आई कोरोना के दिनों में, फेडरल गवर्नमेंट ने वो आके दे। खाने की फूड की शॉर्टेज हो जाती है, गंदम आते हैं, चावल आते हैं, चीनी आती है, फेडरल गवर्नमेंट मंगवा के देती है। खर्चा फेडरल गवर्नमेंट का वहीं है, इनकम कम हो गई है। IMF भी कहता है कि सूबों के पास इतने पैसे देगी, आप ये जिम्मेदारी भी उनको दो। जो सूबों के सब्जेक्ट हैं फेडरल गवर्नमेंट उस पर खर्चा ना करे, सूबे वो लेने के लिए आज तक तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो होता है लॉ एंड ऑर्डर भी सूबाई मसला है आइन और कानून के तहत। उस पर जो अखराजात आते हैं सूबे सम टाइम नहीं करते। जब ज़्यादा की बड़ी मुसीबत आती है कहते वफाकी हुकूमत दो। सिंध में ख़ास तौर पे सड़कें वफाकी हुकूमत बना के दे, कराची के बड़े प्रोजेक्ट कराची हुकूमत दे, इरीगेशन के प्रोजेक्ट कराची हुकूमत दे, डैम्स बनने हैं वफाकी हुकूमत दे। सिंध से ज़्यादा शोर आती है, वफाक हमारे पैसे नहीं दे रहा, वफाक हमारा हिस्सा खा गया। बाकी भी आता है लेकिन सिंध से ज़्यादा आता है, लेकिन वो लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब वफाकी हुकूमत सोच रही है, जिस पे काम भी हो रहा है कि आएगा भी बजट में, बड़ी हैवी उम्मीद है, दफ़ा हो गया। दफ़ा सिर्फ इस्लामाबाद को तो नहीं होना जी, दफ़ा तो पूरे पाकिस्तान का होना है। जब पाकिस्तान का दफ़ा आना है फिर पूरा पाकिस्तान उसमें हिस्सा क्यों नहीं डालता? मैंने सुना है कि सूबों से इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं दिफा के लिए। बजट के नाम पे, डिफेंस टैक्स के नाम पे कुछ ना कुछ सूबों को से लेने की तैयारी हो रही है। अब तो वो NFC से लेंगे कट? NFC को छेड़ नहीं सकते ना जी। सूबों से वैसे कहेंगे कि आप डिफेंस में हिस्सा डालो, वो फिर आइन में तरमीम करनी पड़ेगी NFC के लिए। ये NFC से बाहर होगा। दूसरा और क्या हो सकता है, NFC की जब भी नई मीटिंग होगी जितना हिस्सा पहले या उससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत NFC 7 साल हो गए उसी को चला रही है, छेड़ ही नहीं रही। जो चीज़ फेडरल हिस्सा न बढ़ाना पड़े, गवर्नमेंट ने एक ट्रिक कर दी ना, फेडरल गवर्नमेंट ने। इन्होंने क्या किया, जो सेल्स टैक्स है जो NFC के तहत सूबों को जाता है, वफाकी हुकूमत कलेक्शन चार्जेस रख के 2.7 समथिंग 3% के करीब है, इतना जो कलेक्शन चार्जेस रख के सूबों को दे देती है। अब जो सबसे बड़ा हिस्सा GST पे होता है पेट्रोल से होता है। पेट्रोल और डीजल पे जो GST है
FBI ने ज़ीरो कर दिया, ख़त्म कर दिया कि हम लेते नहीं। इनका कहना था कलेक्शन हम करते हैं, बदनाम हम होते हैं, पैसे सूबों को चले जाते हैं। उसमें इन्होंने किया कि पेट्रोल की जो मसनूआत हैं, ख़ास तौर पर डीज़ल और पेट्रोल की जो खपत है सबसे ज़्यादा है, उस पर इस वक्त 78 रुपये फ़ी लीटर, 78 रुपीज़ फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, मरकज़ के पास रहता है। इस वक्त उसकी इनकम 1200-1300 अरब रुपए होने की उम्मीद है। बड़ा हैवी इनकम है। वो एक निकाल रहे हैं सूबों से, GST ख़त्म करके वो लगा दिया, GST की ट्रांसफ़र ख़त्म हो गई, इनको पैसे मिल गए। इस तरह जो डिफेंस के नाम पे कुछ ना कुछ लगाएंगे। एक और IMF का प्रेशर है, जो कार्बन लेवी है, वो 2 से 3% या 5% लगाई जाए। वो भी ये NFC से किस तरह नहीं छेड़ सकते, सूबों से उसके पैसे लेंगे, ये टैक्स लगे, सूबे अदायगी करें उसकी। उस तरह की कुछ ना कुछ वफाकी हुकूमत उसमें प्लान कर रही है। अब किस हद तक कामयाब होती है नहीं होती ये देखें। पीपल्स पार्टी इस पर रजिस्ट करेगी। पीपल्स पार्टी के जो लेजिस्लेचर है उन्होंने बड़ी दफ़ा कहा है कि बजट आसान नहीं होगा। जो स्टैंडिंग कमेटी और कौमी असम्बली की है, ख़जाना की, उस पर नवीद कमर बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। उन्हें कहा इस दफ़ा हम कमेटी बनाएंगे जो बजट का पूरा रिव्यू करेगी, आराम से पास नहीं कर देंगे हम। कमेटी की स्टैंप उस पर ज़रूरी है, कमेटी से कायमा कमेटी से उसकी मंजूरी होना ज़रूरी है। उन्हें कैसा आराम से नहीं करेंगे, स्पेशल कमेटी बना दी जो बजट को ओवरव्यू करेगी, उसको देखेगी कि ठीक है कि नहीं है। ये एक मसला ज़रूर होगा। अगर जो पहले भी होता रहा इमरान खान साहब के दौर में, PDM में भी होता रहा, अगर खुफिया हाथों ने सपोर्ट ना की, जो कर देंगे वैसे, तो पीपल्स पार्टी टफ टाइम देने की कोशिश करेगी वफाकी हुकूमत को बजट के मसले पर। पीपल्स पार्टी ने पिछले साल तो बड़ा यानी एहतजाज सख्त किया हुआ था, हुकूमत को अलहदगी की धमकी भी दी थी। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी एक्टिव उस तरह बजट पे नज़र नहीं आई। एक मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ कर चुके हैं, लेकिन कोई मंसूबे शमसूबे तो अभी सामने नहीं आए कि कौन से दिए हैं, क्या दिया है, क्या लेना चाह रही है पीपल्स पार्टी। कोई रोना धोना पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा नज़र नहीं आया। ये क्या वजह है? इसकी दो वजह। एक तो पीपल्स पार्टी अपने क्राइसिस में आ गई है। सिंध में हो रहा है, अब सिंध से आपको पता है क्या हो रहा है। कई दफ़ा मैं रुक जाता हूँ बात करते हुए। रिपोर्टेडली सिंध के हमारे दोस्त कहते हैं, आसफ अली दरदारी साहब 4 अप्रैल को लॉर्ड काना भुट्टो साहब की बरसी पे इसलिए नहीं गए, उनको खतरा था मेरे खिलाफ नारे लग जाएंगे, लिहाजा बीमार होकर हॉस्पिटल में चले गए। पिछले दिनों आसफा भुट्टो, वो कैनाल्स का मामला चल रहा था ना, कनाल्स के मामले पे आसफा भुट्टो साहब की गाड़ी पे लाठियाँ बरसाई, 1 हफ्ता पहले लगी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध के लंजार साहब का घर चला। पीपल्स पार्टी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। सिंध का वोटर समझता है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे मुफाद का सौदा कर लिया, मरकज़ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इधर से दबाव है कि आपने हमारा काम नहीं किया, कैनाल्स नहीं बनवाई। पीपल्स पार्टी फंसी हुई है। पिछली दफ़ा बहुत बोलते थे, लेकिन IMF का कहना है कि हम आप कहाँ से खर्चेंगे। एक तो जो मनसूबे हैं उन्होंने कहा सियासी बुनियादों पर मनसूबे नहीं होंगे। IMF बड़ा क्लियर है। मनसूबा अगर है, पिछले साल से थोड़ा तरक्याती बजट कम हो रहा है, तकरीबन 1000 अरब रुपये रखा जाएगा, जो शायद 50% भी खर्च नहीं होगा। जब पैसे नहीं रखने, अगर रख दे वो भी खर्च नहीं होने, तो मनसूबे कहाँ से आएंगे। अगर खबरें लगवाने के लिए मनसूबे लेने हैं तो ले लें। इधर फेडरल गवर्नमेंट एक और बात और बहुत होती है कि सिंध में करप्शन का लेवल बहुत है तरक्याती मनसूबों में। कहते हैं 70-80% तक करप्शन हो जाती है। वो ही फेडरल गवर्नमेंट को पता है। वो रिकॉर्ड भी पीपल्स पार्टी के सामने किसी न किसी सूरत में रखा जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये पीपल्स पार्टी की परेशानी है। अवाम ट्रस्ट नहीं करते, फेडरल गवर्नमेंट का प्रेशर है, यार हम मज़ीद पैसे नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी छोड़ नहीं सकती हुकूमत को। सारे आइनी ओहदे 5 आइनी ओहदे लेके बैठी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट से बाहर है, पूरी गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है। 17 साल से सिंध का सूबा एंजॉय कर रही है, कैसे छोड़ेगी गवर्नमेंट। कहने को तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बगैर एक दिन गवर्नमेंट नहीं चल सकती। नहीं चल सकती, खड़े हो जाएं भाई, सुबह अदम एतमाद आ रही है, ना लेके आएँ, किसी और से करवा दें कि हम वोट नहीं दे रहे जी। नून लीग की गवर्नमेंट घुटनों पे आ जाएगी। पीपल्स पार्टी उधर नहीं जा सकती। पीपल्स पार्टी के हाथ कहीं ना कहीं जो नज़र ना आने वाली कुव्वतें उनके पास बंधे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की कमज़ोरियों से बंधे हुए हैं। पीपल्स पार्टी को उनका ख्याल करना पड़ेगा, सिंध में परफॉर्मेंस करके दिखाएं। मलखम साहब, नून लीग के लिए एक तसर है, पीपल्स पार्टी के लिए भी एक अलग तसर है। पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये आती है तो तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखती है, तनख्वाहें बढ़ाती है,
जो नौकरियों से निकाले गए हैं लोग उनको नौकरियों पे बहाल करते हैं, नई नौकरियां क्रिएट करते हैं। ये पीपल्स पार्टी का रहा है। नून लीग आती है तो नौकरियों वालों को भी निकाल देती है। नून लीग सनतकार को, ताजरों को और इन पे फोकस ज़्यादा करती है, उनको खुशहाल करना चाह रही होती है। रोड, रास्ते, मोटरवे, पुलें शुलें, मेट्रो, ये वो मेगा प्रोजेक्ट से इन पे फोकस कर रही होती है। तो ये नून लीग की दूसरी बजट आ रही है, तो इसमें आम आदमी और तनख्वाहदार तबका ज़्यादा उम्मीदें न रखे। इसमें जो अमीर तबका है, ताजर तबका है, सनतकार है, वो ज़्यादा उम्मीदें रखे। क्या उसमें सोलंकी साहब 2-3 प्रपोजल्स बनी थी। एक तो सर इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो कारोबार की लागत है वो कम करने के लिए 2% विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाए। IMF मानता है कि नहीं मानता, अब देखना होगा, लेकिन प्रपोजल हुकूमत की ज़रूर है। जो मरकज़ी हुकूमत है, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनका कहना है कि वो इंडस्ट्री लगती है उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। नंबर एक तो एम्प्लॉयमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, गुर्बत में कमी होती है। एक बड़ी जुड़ी हुई चीज़ है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है उससे क्राइम रेट बढ़ता है। जब लोगों के पास नौकरियाँ होती हैं, क्राइम की तरफ कम जाते हैं। वो इंडस्ट्रियल शोबे को सीरियसली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं IMF की मंजूरी से। IMF की मंजूरी, तो आपकी इंडस्ट्री फैसलाबाद तक की महदूद है? सियालकोट भी है जी, गुजरावाला, मतलब पंजाब 2-3 अजला हैं। सिंध में भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, सिंध में भी काफ़ी इंडस्ट्री है, कोस्टल एरिया पे। कौन सी जगह पे? सिंध में सर बड़ी इंडस्ट्री, सिंध में जितने कराची के अलावा, कराची सिंध ही है ना। सर कराची के अलावा बाकी जो इंटीरियर सिंध है, खैरपुर में जो सनतें लगी हुई थी ना कपड़े की और ये वो सारी पंजाब मुंतकिल कर दी गई थी। वो क्यों हुई थी? ये भुट्टो साहब के दौर में जो थी, जी। सारी चीजें मशीनरी पंजाब मुंतकिल कर दी गई। पंजाब में अभी भी बरकरार है। सिंध से तो यानी वो इन्होंने बिल्कुल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। एक अर्ज करो, जो सरमायाकार होता है ना वो किसी का नहीं होता। बिल्कुल मैं क्लियर हूँ, उसकी ना कि कौम होती है, ना सूबा होता है, ना कि मुल्क होता है। जहाँ उसका प्रॉफिट होगा ज़्यादा वो वहाँ चला जाएगा। उसको माल चाहिए, माल चाहिए, इंटरनेशनल असूल है जी। अब जो बंदा सिंध में फैक्ट्री लगा के बैठा है, उसका कस्टमर ज़्यादा पंजाब में है, आबादी ज़्यादा है, या तो वो कराची लगाएगा क्या कि पोर्ट उधर है, सारा माल उधर है, उधर ही फर्निश हो जाए, उधर ही बन जाए, उधर से एक्सपोर्ट हो जाए, उधर से वो पंजाब लेगा, पंजाब KPK में ले आएगा। एक साइड बचत होगी, खाम माल उधर ही रुका, उधर ही फाइनल शेप आ गई, उधर ही माल तैयार हो गया, उधर ही बिक गया, इधर आना इधर आ गया। अगर वो सिंध में लगाता है फैक्ट्री, पहले वो खाम माल पोर्ट से लेके फैक्ट्री तक आता है, खर्चा पड़ गया, फिर सिंध से बेचने के लिए पंजाब आता है, मज़ीद खर्चा पड़ गया, फिर उसी फैक्ट्री से वापस पोर्ट पे जाता है एक्सपोर्ट के लिए, मज़ीद खर्चा बढ़ गया, वो क्यों लगाएगा? फिर सिक्योरिटी के इशूज़ भी थे, एक तहफ़्फ़ुज़ की बात थी। ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे पाकिस्तान में, कहा जाता है कि चनोटी शेख होते हैं, चनोटी शेख जो कलकत्ता वगैरह से आए थे, ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट वो रहे हैं। तो वो तो जहाँ उनको ज़्यादा पैसे होंगे वहाँ जाएगा। अगर उनको सिक्योरिटी का ज़रा शक भी हुआ तो उड़ जाएगा। तो परिंदों की तरह होते हैं, थोड़ी सी गर्म हवा चली उड़ के ठंडी हवा। तो सिक्योरिटी और अमन अमान ये किसने देना है? ट्रांसपोर्टेशन का ये किसने, सहूलियात किसने देनी है? सूबाई हुकूमत ने। हाँ वही ना, हुक्मरानों ने देनी है ना। सिंध हुकूमत करे ना इसका खोजी करे। जो पंजाब की रोज़ अनाउंस करती है मरियम नवाज शरीफ साहब, हम ये करेंगे वो करेंगे, सिंध हुकूमत क्यों नहीं करती? सिंध हुकूमत क्यों सड़कों पे लगी हुई है? सिंध हुकूमत क्यों ठेकों पे लगी हुई है? अगर सड़क बनती है, सड़क का एक इंडस्ट्री लगा के भी फ़ायदा होना चाहिए। सड़क सिर्फ कार चलाने के लिए नहीं होनी चाहिए। सड़क का मतलब होता है एग्रीकल्चर से मार्केट तक एक्सेस हो ताकि ज़राअत को फ़ायदा हो। सड़क का मकसद होता है उस पर इंडस्ट्री बनाई जाए ताकि इंडस्ट्री ला के रोज़गार आए, उधर मैन्युफैक्चरिंग हो, उधर उसके माल एक्सपोर्ट हो, पैसा आए उधर। वो तो होता नहीं है। सड़कें बनती जाती हैं, सड़कें बनती जाती हैं, क्या करेंगे उन सड़कों का? गाड़ियाँ दौड़ाएंगे ऊपर। कितने % लोगों के पास सिंध में गाड़ियाँ हैं? बहुत कम है। तो पाकिस्तान में ये सारे शामिल है कर, ये गलत चीज़ हो गई है ना कि पाकिस्तान बहुत अमीर लोगों की जगह बन गई। खा वो पंजाब के हो, खा वो सिंध के हों, खा वो KPK में हो, अमीर लोगों के लिए। उस सिंध में थोड़ा सा फ़र्क वो अमीर गरीब का ज़्यादा है। पंजाब में कोई कम नहीं है, लेकिन सिंध में बहुत विजिबल है। एक वडेरे का घर है, बाहर 30 नौकर खड़े होते हैं गर्मी में, अंदर वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के फर्स्ट क्लास खाने खा रहे होते हैं। उस मिसाल याद है ना, सिंध के एक मिनिस्टर साहब ने कहा था जब फ्लड आया था, बदतरीन सैलाब आए थे, कि सिंध तो वेनस बन गया। सिंध में पीपल्स पार्टी को अवाम की वेलफेयर की तरफ तवज्जो देनी होगी। ये कमीशन विशन से निकल के, ठेकों से निकल के इंडस्ट्री की तरफ आना होगा। जितना सिंध में एग्रीकल्चर है
उसको खाम माल क्यों नहीं यूज़ करते वो? पंजाब का सरोदे का किन्नू मास्को तक चला जाता है, सिंध का फ्रूट क्यों नहीं जाता? केला वहीं का वहीं खड़ा जहाँ 1920 में था, सिंध की खजूर वहीं खड़ी है जहाँ सदियों पहले थी। क्यों नहीं तरक्की की, क्यों नहीं उस पर रिसर्च की? अब हर चीज़ फेडरल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम देना, कब तक इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे आप? ये सिंध को सोचना पड़ेगा। आप बताएं, खजूर कितनी बार बेचता है सिंध, कितनी तरक्की की है, कितनी रिसर्च हुई है? सिंध की खजूर बहुत अहम फसल है, उसमें कोई तरक्की हुई? एशिया की सबसे बड़ी मंडी सक्खर में है। उसमें सऊदी अरब की खजूर अब भी आती है ना जी। सिंध की खजूर क्यों नहीं बेहतर हुई? सिंध में चावल है ना जी, सिंध का चावल क्यों नहीं बेहतर हुआ? सिंध में गन्ना है ना जी, सिंध में गन्ने की पैदावार क्यों नहीं बढ़ी? सिंध में पानी का सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ? कराची को पानी तो दे नहीं सके आप, फेडरल गवर्नमेंट देती है। पानी प्रोवाइड करना, सीवरेज प्रोवाइड करना, सड़कें प्रोवाइड करना, तो सूबाई हुकूमत पानी का तो सिंध का वैसे इशू रहा है भाई। जो भी है जी, जिम्मेदार तो सूबाई अभी तो मोदी ने भी ऊपर से चलो बंद करना शुरू वो कर दिया है। डिबेट हो जाएगी। तो अब देखें, अब बहुत से मुल्क है जितना पाकिस्तान का पानी समुद्र में जाता है ना, इतना किसी दुनिया में कहीं नहीं जाता परसेंट। नहीं, कितना जाता है? मैं फिगर्स तो इस पे मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज़। 10 MF दरियाए सिंध का कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में डेल्टा में जाना चाहिए। बात सुने, 10 MF सालाना। अभी 2018-19 की मैं फिगर बता रहा हूँ, कंफर्म ऑथेंटिक। 1 MF जा रहा है, 9 MF पानी नहीं जा रहा। और 1999 से लेके आज तक, मैंने ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, एक स्टडी की है, सुने, 99 से लेके आज तक कभी भी 10 MF समंदर में पानी नहीं गया। उससे क्या होता है, आपके मैंग्रोव्स के जंगलात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपका झींगा मछली ख़त्म हो जाती है, पल्ला मछली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, समंदर के ज़ेरे ज़मीन जो समंदर साहिली इलाके हैं, उनका जो ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है वो खारा हो जाता है, समंदर खुश्की की तरफ बढ़ रहा होता है। ठट्ठा सिजावल, सुने, ठट्ठा सिजावल बदीन की ज़मीनें हर साल जो है 12.7 मुरब्बा जो है किलोमीटर ये समंदर खा रहा है ज़मीन, ये मीठा पानी न मिलने से। ये आपने बिल्कुल, मैं एग्री नहीं कर रहा कि दुनिया में इतना पानी समंदर को कहीं नहीं जा रहा जितना पाकिस्तान में जा रहा है। जब जिस पानी से सिंध डूबा, उस पानी का क्या किया? यार वो तो क्लाइमेट चेंज का, इधर का आपका सारा जो पानी आ गया ना, जो हाँ। भी, उसका हमने क्या किया? उस पानी ने हमें तबाह किया। उसका कोई प्रोडक्टिव बेहतर यूज क्यों नहीं किया हमने? वो तो उसके लिए आफत थी, लेकिन रूटीन के पानी की बात कर रहे हैं, दरियाए सिंध के पानी की बात कर रहे हैं, समंदर में पानी जाने की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब में कितनी बारिश? अभी टाइम खत्म हो गया, नहीं तो बड़ा बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। चलें फिर कभी अगले प्रोग्राम में इस पे डिस्कस करेंगे। नादरीन, अॼु को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।